नमस्कार। यूनिट फर्स्ट के पहले वीडियो में आपने पढ़ा था एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। तो जो इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश या इंडियन इंग्लिश लिटरेचर है उसको रफली 4 फेजेस में बांट दिया गया है, 4 भागों में बांट दिया गया है। तो उसमें फर्स्ट फेज है द रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। तो ये फेज है फ्रॉम द क्वींस चार्टर ऑफ 1600 टू द रिवोल्ट ऑफ 1857। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में आई तो एक चार्टर के उसने प्राप्त किया था क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट से। 1600 में क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट बैठी हुई थी इंग्लैंड की गद्दी पर। और उसके बाद आपको पता ही है कि 1857 में क्रांति हुई, फ्रीडम फाइटर्स ने पूरे भारत में एक महान क्रांति हुई थी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए। तो एक तो फेज़ वो हुआ, यानी इंट्रोडक्शन इंग्लिश का भारत में हुआ 1600 में और वहाँ से लेकर सन 1857 की क्रांति तक। दूसरा फेज़ है, सेकंड फेज़, द रूल ऑफ द ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया। तो 1857 की क्रांति के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से सत्ता चली गई और जो ब्रिटिश क्राउन यानी इंग्लैंड के राजा रानी, इन लोगों ने जो इंग्लैंड की रानी थी, उस वक्त भी रानी थी 1857 की जब ये क्रांति हुई, तो ये जो था ये दूसरा फेज़ था 1857 के बाद से लेके 1920 तक का। तो इधर 1920 में जो पदार्पण हुआ भारतीय राजनीति में वो महात्मा गांधी जी का पदार्पण हुआ। तो एक फेज़ ये माना जाता है। अच्छा, यहाँ थी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट और यहाँ थी क्वीन विक्टोरिया। इनके नाम ज़रूर याद रखिएगा, ये आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। दोनों ही जगह देखो क्यों क्वीन आया है। ये क्वीन का चार्टर था 1600 में, तो ये क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट थी। और फिर देखिए 1857 के बाद फिर क्वींस प्रोक्लेमेशन, तो ये क्वीन विक्टोरिया थी। दोनों का नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और इस वक्त आपको पता है कौन है गद्दी पर? क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड। तो ये सेकंड फेज हुआ, ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट तक चलता है। तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट आपको पता है कब शुरू हुआ? 1914 में। 1914 से 18 तक चला वो। ये डेट्स आपको याद रखनी है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, ना केवल वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए बल्कि इंडिया की हिस्ट्री के लिए भी, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड का ही तो पार्ट है। सारी दुनिया में अगर कहीं कोई ऐसी घटना होती है इम्पोर्टेंट तो इंडिया भी उससे अफेक्ट होता है ना, प्रभावित तो होता ही है ना हमारा देश भी। तो ये डेट्स आप नोट कर लीजिएगा। देन थर्ड फेज, द गांधीयन एरा। तो जो थर्ड फेज है वो 1920 से लेकर 1947 तक, यानी आज़ादी मिलने तक का है। फ्रॉम 1920 टू 1947। फ्रॉम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, वहाँ से लेकर टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो ये चाहे उसे भारत की आज़ादी का साल कहिए 1947 या फिर उसे पार्टीशन का साल कहिए, दोनों एक ही मतलब है। 1947 में हमारा देश आज़ाद भी हुआ और पार्टीशन भी हुआ। तो थर्ड फेज़ ये है। फोर्थ फेज़ में इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एंड आफ्टर, यानी फोर्थ फेज में भारत की आज़ादी से लेकर 1947 से लेकर अब तक का टू द प्रेजेंट डे, यानी आज तक का जो लिटरेचर है ये फोर्थ फेज में आता है। तो फर्स्ट फेज को देखते हैं। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी obtained a charter from the Queen of English या Queen of England एलिजाबेथ फर्स्ट in 1600। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने ऑब्टेन किया यानी प्राप्त किया एक चार्टर क्वीन एलिजाबेथ से, एलिजाबेथ फर्स्ट से 1600 में, टू ट्रेड बिटवीन द केप ऑफ गुड होप एंड द मेगालियन स्ट्रेट। तो ये व्यापार करने का जो उन्होंने रास्ता नया खोजा था, केप ऑफ गुड होप से होकर भारत में व्यापार करने का रास्ता खोजा था, तो इसके लिए व्यापार के लिए अनुमति प्राप्त की एक चार्टर के द्वारा। और वो चार्टर किसने दिया था? क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने। इन दोनों स्थानों के नाम आपने सुने होंगे। केप ऑफ गुड होप ये अफ्रीका महाद्वीप के एकदम साउथ में जगह है, और मेगालियन स्ट्रेट, इसको मैगलन स्ट्रेट है, ये MEGELLAN, मैगलन स्ट्रेट यानी मैगलन जलडमरू मध्य, ये दक्षिण अमेरिका के एकदम साउथ में है।
और ये अमेरिका को टिएरा डेल फ्यूगो और कुछ द्वीप हैं उनसे अलग करने वाला ये रास्ता है। तो जब तक पनामा नहर नहीं बनी थी तो उससे पहले सारा ट्रेड इस रास्ते से होता था, सारा व्यापार इस रास्ते से होता था। और मैगलन स्ट्रेट इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि फर्डिनेंड मैगलन ने इस रास्ते की खोज की थी। आगे देखते हैं। कंसिक्वेंटली इट एंटर्ड द इंडियन ओशन विद अ व्यू टू ट्रेड इन इंडिया। और परिणाम स्वरूप इट मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए आया है ये प्रोनाउन इट। तो इसने प्रवेश किया इंडियन ओशन में, भारतीय यानी कि हिंद महासागर में, विद अ व्यू टू ट्रेड यानी व्यापार के इरादे से, इन इंडिया भारत में, वाइंग विद द अदर यूरोपियन कंपनीज। वाइंग विद मतलब प्रतियोगिता करने के उद्देश्य से, अदर यूरोपियन कंपनीज यानी पुर्तगाली थे, डच थे, तो ये लोग पहले ही, फ्रांसीसी थे, वो लोग पहले ही आ चुके थे इंडिया में व्यापार करने के लिए। तो उन लोगों की जो कंपनीज थी उनसे कंपटीशन करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी आई। ऑलरेडी वर्किंग इन इंडिया यानी ये जो कंपनीज थी पुर्तगालियों की, फ्रांसीसियों की, वो पहले ही भारत में काम कर रही थी। एंड द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, और साउथ ईस्ट एशिया के जो देश हैं उनमें भी व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी आई। विद द एक्सपेंशन ऑफ इट्स ट्रेड, एक्सपेंशन विस्तार यानी अपने व्यापार के विस्तार के साथ, एंड कॉमर्स और अपने व्यवसाय के विस्तार के साथ, एंड द कॉलोनाइजेशन ऑफ बंगाल, और इन्होंने क्या कॉलोनाइजेशन कर लिया, उपनिवेश बना लिए अपने बंगाल में, कर्नाटक में, मैसूर में। द ईस्ट इंडिया कंपनी रिक्वायर्ड, ईस्ट इंडिया कंपनी को रिक्वायरमेंट हुई मतलब कि आवश्यकता हुई, द इंडियन हैंड्स, भारतीय हाथों की, क्योंकि अंग्रेज़ तो आपको पता है मुट्ठी भर हैं, आज भी वहाँ की जनसंख्या तो बहुत कम है। तो अब वो मुट्ठी भर अंग्रेज़ कैसे भारत में अपना व्यापार करें, कैसे संभालें इतने बड़े ट्रेड को, तो उनको क्या ज़रूरत हुई, इंडियन हैंड्स की, भारतीय लोगों की ज़रूरत हुई, टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन को चलाने के लिए, ऑफ द कंपनी, कंपनी का, यानी आई थी व्यापार करने लेकिन राजनीति में घुस गई कंपनी, तो प्रशासन का काम करने के लिए अब इतने अंग्रेज़ कहाँ से लाएं, तो उनको भारतीयों की ज़रूरत हुई। इट वॉज विद दिस व्यू यानी इस इरादे से ऐसा हुआ, दैट लॉर्ड मैकॉले इस प्लान ऑफ एजुकेशन यानी लॉर्ड मैकॉले ने एक योजना बनाई एजुकेशन की, शिक्षा की, थ्रू द मीडियम ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी माध्यम से। तो अभी तक भारत में जो शिक्षा का माध्यम था क्या था, हिंदी था, या फिर अरबी, फारसी, उर्दू, संस्कृत, ये भाषाएं चलती थीं। तो लॉर्ड मैकॉले ने एक प्लान बनाया, योजना बनाई कि भारतीयों को इंग्लिश में शिक्षा दी जाए, जिससे कि वो जो इंग्लिश पढ़ के निकलें इंग्लिश स्कूल से, तो इन अंग्रेज़ों की मदद करें प्रशासन के काम में। थ्रू द मीडियम ऑफ इंग्लिश वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, तो भारत में इंट्रोड्यूस किया गया इन 1835 में। एंड मिशनरी स्कूल्स, और क्रिश्चियन मिशनरी आए। अब ये मिशनरी स्कूल्स का क्या होता था कि स्कूल स्थापित करते थे तो उसमें इंग्लिश मीडियम से शिक्षा देते थे, साथ में क्रिश्चियन रिलीजन की भी शिक्षा दी जाती है। आज भी यही होता है कि भाई हमारे बच्चे ज़्यादातर कहाँ जाते हैं, कॉन्वेंट स्कूल में जाते हैं। और कॉन्वेंट स्कूल में आप देखिए कि जब सुबह प्रार्थना होती है, मेरे खुद के बच्चे भी जाते हैं, तो क्या होता है कि इन द नेम ऑफ गॉड एंड हिज सन एंड होली स्पिरिट, और वहाँ पर एक छोटा सा एक चर्च भी होता है, तो ईसा मसीह की पूजा होती है। तो क्या है, अपना धर्म का भी प्रचार हो जाता है और अंग्रेज़ी भी सीख जाते हैं बच्चे। तो इसी तरीके से क्रिश्चियन स्कूल्स की स्थापना की गई, मिशनरी स्कूल्स, कॉलेजेस स्थापित किए गए, एंड यूनिवर्सिटीज़ और विश्वविद्यालय स्थापित किए गए, वर सेटअप यानी कि स्थापित किए गए अंडर चार्ल्स वुड्स प्लान ऑफ एजुकेशन। तो ये चार्ल्स वुड हैं, एजुकेशनिस्ट थे, इन्होंने एक प्लान बनाया एजुकेशन का इन 1854 में। दोज हु वर एजुकेटेड, तो वो जो कि शिक्षित किए गए इन द मिशनरी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स,
यानी कि मिशनरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इन शिक्षण संस्थानों में जो लोग शिक्षित किए गए, बिगेन टू ट्रांसलेट, उन्होंने ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया, अनुवाद करना शुरू कर दिया, द पर्शियन, यानी कि फ़ारसी में जो चीज़ें लिखी गई थी, फ़ारसी ग्रंथ थे, उनका अनुवाद करना शुरू कर दिया, एंड संस्कृत टेक्स्ट, और संस्कृत में जो टेक्स्ट था, जो पुस्तकें थीं, जो ग्रंथ थे संस्कृत के, उनको इनटू इंग्लिश, अंग्रेज़ी में उनको ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया, फॉर द बेनिफिट, फ़ायदे के लिए, किसके लाभ के लिए, ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल मास्टर्स, यानी अंग्रेज़ औपनिवेशिक जो मास्टर्स थे, मालिक थे, शासक थे, उनके फ़ायदे के लिए। सम अदर्स, और कुछ दूसरे जो लोग थे, वह लेड टू नेटिवाइज, यानी वो नेटिवाइज मतलब कि नेचुरलाइज करने लगे, यानी कि एडेप्ट करने लगे, अनुकूलन करने लगे इंग्लिश लैंग्वेज का, यानी इंग्लिश लैंग्वेज को ढालने लगे भारतीयता में, टू एक्सप्रेस देयर इंडियन सेंसिबिलिटी, टू एक्सप्रेस मतलब अभिव्यक्त करने के लिए, देयर इंडियन सेंसिबिलिटी, अपनी भारतीय भावनाओं को। द प्रोमिनेंट इंडियन इंग्लिश राइटर्स, यानी जो प्रोमिनेंट मतलब मुख्य भारतीय अंग्रेज लेखक, अंग्रेजी में जो लिखते थे भारतीय लोग, वो ऑफ दिस पीरियड, इस अवधि के हैं राजा राम मोहन रॉय। इनसे तो आप भली भांति परिचित होंगे। इन्होंने बंगाल में बहुत सुधार किए, इन्होंने विधवा पुनर्विवाह शुरू किए, बाल विवाह रोकने के बहुत प्रयास किए, और बल्कि इन्हीं के प्रयासों से बाल विवाह रुके भारत में। कृष्ण मोहन बनर्जी बहुत प्रोमिनेंट नाम है इनका भी, बाल शास्त्री जाम्बेकर, वेंकट रामास्वामी, ये थोड़ा इसमें मिसप्रिंट है, हेनरी है, ये एस की जगह हेंसी गलत मिसप्रिंट हो गया, तो हेनरी लुई विवियन डेरोजियो, इन्होंने ये इंडिया में पैदा हुए थे, हालांकि अंग्रेज थे, इंडिया में पैदा हुए, और इन्होंने बहुत अच्छी पोइम्स लिखी हैं, बहुत अच्छा लिटरेचर लिखा है, भारत से इनको प्यार था। माइकल मधुसूदन दत्त और राजनारायण दत्त, तो ये बहुत प्रोमिनेंट ऑथर्स हैं इस एरा के। फिर आता है सेकंड फेज, आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्ट, यानी जो रिवोल्ट हुई, क्रांति होने के बाद, ऑफ 1857, 1857 की, द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया केम टू एन एंड, तो जो रूल था, जो शासन था ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में, केम टू एन एंड मतलब समाप्त हो गया। इंडिया वॉज ब्रॉट अंडर द रूल ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, तो भारत को लाया गया अंडर द रूल, यानी शासन के अंतर्गत, ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, इंग्लैंड के क्राउन के मतलब इंग्लैंड के राजा या रानी जो भी है, उसके क्राउन के अंदर उस वक्त क्वीन विक्टोरिया थी, विद द प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया, यानी क्वीन विक्टोरिया के आदेश के तहत इन 1858। मतलब देखिए, तो बजाय इसके कि भाई ये सब कुछ हुआ भारत में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को वापस बुला लेते कि छोड़ो, तुम वहाँ व्यापार करने गए थे, कि राज करने गए थे, तो वापस उसे बुलाने की बजाय अपना राज्य स्थापित कर दिया। द पीरियड, अच्छा ये कुछ डेट्स ज़रूर याद रखिएगा, द पीरियड फ्रॉम 1857 टू 1920, यानी ये जो अवधि है 1857 से लेके 1920 तक, वॉज मार्क्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया, तो ये उल्लेखनीय है ये पीरियड किसके लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, संवैधानिक सुधारों के लिए इन इंडिया, भारत में। द इंट्रोडक्शन ऑफ द जमींदारी सिस्टम, तो यहाँ शुरुआत हुई एक जमींदारी सिस्टम की इन बंगाल, बंगाल में। द वॉज ऑफ द कॉमन मैन, और साथ ही शुरू हुआ आम आदमी का कष्ट, आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ फेमाइन इन बंगाल, तो बंगाल में जो फेमाइन्स आए, जो भूखमरी फैली, उससे आम आदमी कष्ट में आया, बहुत बार भूखमरी फैली। अब ये देखिए कि ज़मीन वही है, आज़ादी से पहले भी भारत की ज़मीन वही थी, उतनी ही थी, अभी भी वही है। आज़ादी से पहले हमारी जनसंख्या 30 करोड़ थी, और वो भी भूखे मरते थे, भूखमरी फैलती थी, और आज़ादी के बाद आज हम 130 करोड़ हैं, और आज हमारे पास अन्न के भंडार भरे हुए हैं। तो ऐसा नहीं था कि उस वक्त हमारी उपज कम होती थी, अनाज कम पैदा होता था, खूब पैदा होता था, ज़मीन खूब उपजाऊ थी,
हमारा पेट भरने के लिए काफ़ी थी और बहुतायत में अन्न पैदा होता था, लेकिन सब कहाँ चला जाता था? इंग्लैंड। बल्कि जो फूड क्रॉप्स हैं, गेहूँ, चावल, ये सब तो पैदा भी नहीं करने देते थे हमारे किसानों को। फोर्स करते थे वो कि आप इंडिगो की खेती करो, तंबाकू की खेती करो, कैश क्रॉप्स उगाने के लिए फोर्स करते थे। तो फूड क्रॉप्स पैदा ही नहीं करने देते थे और हम लोग भूखे मरते थे, हमारी धरती और हम ही भूखे मरते थे। खैर, ऐसा ही होता है, ऐसा ही शोषण हो जाता है जब हमारी धरती पर किसी और का शासन होता है, तो इसी प्रकार शोषण होता है। ये हुआ फेमाइन ऑफ बंगाल। उसके बाद द पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का विभाजन हुआ। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में। ये डेट आपको याद रखनी है। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ और यहाँ पर करने वाले का नाम नहीं दे रखा, लेकिन करने वाले का नाम भी आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। लॉर्ड कर्जन ने किया था बंगाल का विभाजन। इन 1905 एंड द बिगिनिंग ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट, और शुरुआत हुई स्वदेशी आंदोलन की, एंड द आउटब्रेक ऑफ द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट इन 1914, और इसी बीच प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ 1914 में। ये डेट्स आपको याद रखनी है। 1914 में शुरू हुआ प्रथम विश्व युद्ध और ख़त्म कब हुआ? 1918 में। ये नोट कर लीजिए, बुक में तो नहीं है लेकिन आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। फिर देखते हैं, इट वॉज अ पीरियड, ये जो काल था, ये जो अवधि थी, वो कैसी थी? ऑफ इंटेंस पॉलिटिकल एक्टिविटी। इंटेंस यानी कि गहन राजनीतिक क्रियाकलापों की, इनिशिएटेड जो कि प्रारंभ किए गए बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स, सामाजिक और धार्मिक सुधार हुए इन बंगाल, बंगाल में। एंड द ओवर एक्टिवनेस ऑफ द क्रिश्चियन मिशनरीज, और साथ ही बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव हो गए, ज़्यादा सक्रिय हो गए। कौन? क्रिश्चियन मिशनरी, यानी धर्म का प्रचार करने आए थे तो वो और सक्रिय हो गए। अफेक्टिंग, और वो प्रभावित करने लगे द सोशल, कल्चरल एंड एजुकेशनल स्फीयर्स, सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक स्फीयर्स को, यानी क्षेत्रों को, ऑफ द इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज के। इट वॉज दिस पीरियड, यही वो अवधि थी, दैट प्रोड्यूस्ड, जिसने पैदा किया गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ये गांधी जी के गुरु माने जाते हैं, और बाल गंगाधर तिलक एंड स्वामी विवेकानंद, मतलब महान हस्तियां हैं। खैर, अभी ऊपर जिनके नाम आए वो भी महान हस्तियां थीं, तो जितनों के नाम आप पढ़ रहे हैं एक से एक महान हैं। ये आपके लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। इनके बारे में आप जितना पढ़ें उतना कम है। हालांकि कुछ आपके सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड हैं, उनके बारे में मैं एक एक करके पढ़ाऊँगी, लेकिन क्योंकि हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं है तो बहुत डिटेल में मैं नहीं पढ़ा पाऊँगी और आप अभी नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन जब भी आपको समय मिले आपके एग्ज़ाम के बाद, इन हस्तियों के बारे में पढ़िए। ये हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। और अगर आप इनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको एक नई ऊर्जा मिलेगी। जब भी आप फ्रस्ट्रेटेड हों, जब भी आप उदास हों, आप इनके बारे में पढ़िए, आपकी सारी फ्रस्ट्रेशन ख़त्म हो जाएगी, आपको एक नई शक्ति मिलेगी आगे बढ़ने की। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस अवधि के दौरान, द इंडियन एथोस, जो भारतीय एथोस क्या होते हैं? नैतिकता। तो अंडरवेंट अ सी चेंज, सी चेंज होता है बहुत विशाल परिवर्तन। तो बहुत विशाल परिवर्तन आया भारतीय नैतिकता में, भारतीय समाज में। फ्रॉम द शॉक ऑफ डिफीट, शॉक झटका, ऑफ डिफीट हार का। कौन सी हार हुई थी भाई? हार हुई थी वो 1857 की क्रांति में। पूरे इंडिया के हिंदू, मुस्लिम, सिख जो भी थे, सब ने मिलकर वो लड़ाई लड़ी थी। हमारे बहादुर शाह जफ़र जो अंतिम राजा थे, उनको गद्दी पर बिठाया, उनको भारत का सम्राट घोषित किया गया और उनके नेतृत्व में पूरे भारत के नेताओं ने वो लड़ाई लड़ी
लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये रहा कि उस लड़ाई में हम नहीं जीत पाए। वो हमारे लिए बहुत बड़ा झटका था, वरना हिंदुस्तान उसी वक्त आज़ाद हो गया होता। 90 साल लगे हमको आज़ादी प्राप्त करने में। तो ये एक शॉक था, फ्रॉम द शॉक ऑफ डिफीट। तो हार का ये झटका था, फ्रस्ट्रेशन, निराशा थी। भाई निराशा होती है जब इतने बड़े पैमाने पर हमने प्रयास किया, हमारे इतने सारे लोग मारे गए और फिर भी हमको हार मिली। अच्छा, आपको पता है उस लड़ाई में हार जो हमको मिली अपनों की वजह से मिली। उस वक्त अंग्रेज आखिर थे ही कितने, मुट्ठी भर थे। उनकी सेना में जो सैनिक थे जिन्होंने हम पर गोलियां चलाई, वो भी तो हमारे अपने थे, भारतीय ही तो थे। तो वो इतिहास आप पढ़िए, वो आपको सिखाएगा कि जब जब हम बटे हैं, जब जब हम आपस में लड़े हैं, तो हमारी हार हुई है। तो वो एक फ्रस्ट्रेशन थी, वो एक निराशा थी, एंड द ट्रॉमा ऑफ इन्फीरियोरिटी। और एक ट्रॉमा मतलब मेंटल कंडीशन होती है, एक मानसिक आघात होता है ऑफ इन्फीरियोरिटी जब हम अपने आप को थोड़ा निम्न समझने लगते हैं। भाई हम हार गए तो जाहिर सी बात है हम अपने आप को इन्फीरियर समझने लगे। फीलिंग टू द न्यू फाउंड सेल्फ अवेयरनेस। तो इन्फीरियरिटी, ये सारी फीलिंग्स थी जो कि हार की फीलिंग, निराशा की फीलिंग और इन्फीरियरिटी यानी अपने आप को नीचा समझने की जो भावना थी, उससे लेकर एक पॉजिटिव भावनाएं भी आई। वो क्या थी? न्यू फाउंड, जो कि अभी अभी पैदा हुई सेल्फ अवेयरनेस, यानी अपने प्रति एक अवेयरनेस, एक जागरूकता हमारे अंदर पैदा हुई। हमने पहचाना कि आखिर हमसे चूक कहाँ हुई, आखिर हम कहाँ पिछड़े हुए थे, क्यों हम हारे। तो एक अवेयरनेस, एक जागरूकता पैदा हुई और हमने अपने आप में सुधार किया। एंड अ सेल्फ कॉन्फिडेंस, और हमारे अंदर एक नया आत्मविश्वास भी पैदा हुआ। हमने अंग्रेजी पढ़ना शुरू किया, नए नए और काम किए, अपना विकास किया। जो हमारे धर्म में कमियां थीं वो हमने सुधारी। देखिए सारे ही धर्मों में कमियां हैं, क्योंकि वो ये जो धर्म बने थे हमारे, वो प्राचीन काल के हिसाब से बने थे। तो हमें क्या है, अपने धर्म में अगर कुछ ड्रॉबैक्स हैं तो सुधार करते रहना चाहिए। एक लकीर का फ़कीर नहीं होना चाहिए। तो जैसे हमारे यहाँ पहले बाल विवाह था, वो बिल्कुल ख़त्म हुआ। सती प्रथा थी, अब भाई किसी ज़माने में वो रही होगी और उचित तो उसको समझा गया होगा तो किया होगा, लेकिन उसको हमने ख़त्म किया, सुधार किया। राजा राम मोहन राय ने प्रयास किया। तो अगर धर्म में सुधार करने में कोई बुराई नहीं है, धर्म इंसान ने ही तो बनाया है, तो हम उसमें सुधार कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हुई इस पीरियड में, इस अवधि में। इट वॉज अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड। तो ये जो पृष्ठभूमि थी, इसी में क्या हुआ, दैट द प्रोमिनेंट राइटर्स, कुछ महत्वपूर्ण लेखक आए, जैसे कि चोरुदत्त, इनकी पोइम्स आपने पढ़ी होंगी, श्री अरबिंदो। अगला नंबर मैं इन्हीं का लूँगी इस वीडियो के बाद, इनके बारे में बताऊँगी। बहुत महान लेखक हैं, बहुत महान कवि हैं, और इन्होंने एक जो ग्रंथ लिखा है सावित्री, लाजवाब है। अगर कभी आपको समय मिले तो ज़रूर पढ़िएगा सावित्री। रविन्द्रनाथ टैगोर, इनसे तो आप परिचित हैं, नोबेल प्राइज़ इन्होंने जीता। कब जीता इसको ज़रूर याद रखिए, सन 1913 में। बुक में नहीं दिया है लेकिन आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। सन 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ मिला उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए। एंड सरोजिनी नायडू, भारत कोकिला हैं, कोयल हैं भारत की, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। एमर्ज्ड मतलब ये सब सामने आए, ये सब पैदा हुए, इन सब ने अपने जो लिटरेरी वर्क्स हैं वो लिखे। तो ये हुआ आपका सेकंड फेज़। और अब देखते हैं थर्ड फेज़। ये है 1920 से 1947, यानी कि गांधीयन एरा इसको कहा जाता है। द गांधीयन एरा प्रोवाइडेड अ वेरी फर्टाइल ग्राउंड। तो जो गांधीयन एरा है, यानी गांधी जी का जो युग है, उसने प्रोवाइड किया, उसने उपलब्ध कराया अ वेरी फर्टाइल ग्राउंड, मतलब कि एक बहुत ही उपजाऊ भूमि फॉर द इंडियन इंग्लिश राइटिंग, इंडियन इंग्लिश राइटिंग के लिए। क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स इंटेंस पॉलिटिकल एक्टिविटी, इंटेंस गहन पॉलिटिकल राजनीतिक एक्टिविटी, क्रियाकलाप।
तो इस दौरान जो गहन राजनीतिक क्रियाकलाप हुए उनकी वजह से इंडियन इंग्लिश लिटरेचर को एक अच्छी पृष्ठभूमि मिली। एंड द लार्ज शेडो, और जो लंबी परछाई थी ऑफ गांधी जी की, तो लंबी परछाई का मतलब जो बड़ा प्रभाव था, महान प्रभाव था गांधी जी का, फॉलोइंग ऑन द इंडियन पॉलिटिकल एरेना, जो भारत का राजनीतिक क्षेत्र था। एरेना वैसे तो दंगल या वो जो अखाड़ा होता है जहाँ पर पहलवान लोग लड़ते हैं उसको बोला जाता है, लेकिन यहाँ इसका मतलब हुआ जो राजनीतिक क्षेत्र था। तो भारत की राजनीति का जो क्षेत्र था उस पर गांधी जी का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा इस युग में, इसीलिए इसको गांधीयन एरा कहा जाता है। महात्मा गांधी रिटर्न, महात्मा गांधी की वापसी फ्रॉम द साउथ अफ्रीका इन 1915। तो 1915 में महात्मा गांधी जी लौटे साउथ अफ्रीका से, और उनके वापस लौटने में बहुत बड़ा रोल था गोपाल कृष्ण गोखले का, वही उनको वहाँ से वापस लेकर आए थे। एंड हिज एंट्री, और उनका प्रवेश इनटू द इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति में, ब्रॉट अ ट्रेमेंडस चेंज, ट्रेमेंडस मतलब बहुत विशाल परिवर्तन लाया, इन मैनी स्फीयर्स, बहुत सारे क्षेत्रों में, ऑफ इंडियन लाइफ, भारतीय जीवन के, अपसेटिंग ऑल द एस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज। तो उनके आगमन ने क्या किया, अपसेट कर दिया यानी डिस्टर्ब कर दिया, थोड़ा अव्यवस्थित कर दिया, ऑल द एस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज, एस्टेब्लिश्ड जो उस वक्त थी पॉलिटिकल राजनीतिक, स्ट्रेटजी का मतलब होता है कि रणनीति, तो जितनी रणनीतियाँ थीं राजनीति की उन सबको डिस्टर्ब कर दिया गांधी जी के आगमन ने। एंड ब्रिंगिंग इन न्यू आइडियाज़, और नए आइडियाज़ आए, नए विचार आए, एंड मेथड्स, नए तौर तरीके आए, विच कुड शेक, जिनमें ताकत थी हिलाने की, जो हिला सकते थे द इंडियन लाइफ, भारतीय जनजीवन को। द गांधीयन एरा वॉज कैरेक्टराइज्ड, यानी जो गांधीयन एरा था वो कैरेक्टराइज था, मतलब उसकी विशेषता थी बाय द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, द राइज ऑफ द स्वराज पार्टी, ये स्वराजिस्ट नहीं होगा, स्वराज पार्टी। तो उस एरा में क्या क्या हुआ, एक तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन था, वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था जिसको हिंदी में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं, और नॉन कोऑपरेशन मतलब असहयोग आंदोलन, कोऑपरेशन सहयोग होता है और नॉन कोऑपरेशन असहयोग होता है, तो असहयोग आंदोलन, और जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था उसको कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। और क्या हुआ, द राइज ऑफ द स्वराज पार्टी, तो राइज मतलब उदय हुआ स्वराज पार्टी का। द एलिमिनेशन मतलब किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, उन्मूलन कर देना, ऑफ अनटचेबिलिटी, तो जो छुआछूत थी भारतीय समाज में, जो कि एक दोष था हमारे समाज का, उसका एलिमिनेशन किया गया, उसको समाप्त किया गया। अनटचेबिलिटी प्रोग्राम, द एलिमिनेशन ऑफ अनटचेबिलिटी प्रोग्राम, यानी एक प्रोग्राम, क्या एक व्यवस्था बनाई गई, गांधी जी ने उन लोगों को हरिजन कहा, यानी भगवान के बंदे, ईश्वर के बंदे उनको कहा। और द चरखा मूवमेंट, गांधी जी के साथ और क्या आया, चरखा आंदोलन आया। गांधी जी ने कहा कि सभी लोग चरखा चलाएं, सूत कातें और उससे सूती वस्त्र बने, और वो भारत में ही बने जैसा कि पहले बनता था। तो ये चरखा आंदोलन भी चला। द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और यानी कि ये सविनय अवज्ञा आंदोलन चला। द डांडी मार्च, तो डांडी मार्च गांधी जी ने किया था, बहुत फेमस है ये। डांडी मार्च कब हुआ, ये 12 मार्च 1920 को गांधी जी ने डांडी मार्च किया था। चाहें तो आप ये डेट नोट भी कर सकते हैं डांडी मार्च की, 12 मार्च 1920, टू ब्रेक द साल्ट लॉ, यानी कि जो नमक कानून था उसको तोड़ने के लिए गांधी जी ने डांडी मार्च किया था।
और जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसकी डेट भी आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, 4 सितंबर 1920 को शुरू किया गया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और बहुत फेमस एक घटना हुई थी चौरी चौरा कांड, वो 4 फरवरी 1922 को हुआ था और उसके साथ ही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने ख़त्म कर दिया था, क्योंकि भीड़ ने जो भीड़ थी लोगों की उसने क्या किया था, एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, तो वहाँ बहुत सारे पुलिस वालों की डेथ हो गई थी। हालांकि ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बहुत सक्सेसफुल रहा था, लेकिन गांधी जी ने अचानक उसको ख़त्म कर दिया चौरी चौरा कांड की वजह से। तो ये चाहें तो आप डेट्स नोट कर सकते हैं। द डांडी मार्च टू ब्रेक द अल्ट्रा, द क्विट इंडिया मूवमेंट, ये 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। द आउटब्रेक ऑफ कम्युनल राइट्स, और आउटब्रेक मतलब शुरुआत हुई एकदम से हो गए, कम्युनल राइट्स मतलब सांप्रदायिक दंगे, हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे। एंड द पार्टीशन, और देश का विभाजन हो गया। एंड इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, और भारत को आज़ादी मिली। तो ये सब कुछ हुआ गांधीयन एरा में, गांधी जी के युग में ये सारे काम हुए। इट वॉज ड्यूरिंग दिस एज, यानी इसी युग के दौरान ये हुआ, दैट इंडियन इंग्लिश फिक्शन, कि जो भारत में लिखा गया इंग्लिश फिक्शन यानी अंग्रेज़ी की कहानियाँ, नॉवेल्स, डिस्कवर्ड सम ऑफ इट्स मोस्ट कंपेलिंग थीम्स। डिस्कवर्ड यानी उन्होंने पाई, भारत का जो कहानी थी, जो उपन्यास थे, उनको मिली सम ऑफ इट्स मोस्ट कंपेलिंग थीम्स, यानी सबसे ज़्यादा कंपेलिंग मतलब महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं, थीम्स मिली उनको, आइडियाज़ मिले, जो थॉट्स थे वो मिले, लाइक द ऑडियल ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। और उन थीम्स में, उन आइडियाज़ में क्या था, एक तो ऑडियल मतलब कि जो परेशानियां होती हैं, जो कष्ट होते हैं, ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जो लोगों को कष्ट मिले। इतनी आसानी से तो हमको आज़ादी नहीं मिली, आज तो हम लोग आज़ाद भारत में, आज़ाद पाकिस्तान में, आज़ाद बांग्लादेश में रहते हैं, लेकिन उस वक्त जो अपने देश को आज़ाद कराने के लिए लोगों ने कष्ट उठाए थे, वो हम उनकी कल्पना नहीं कर सकते। तो ये जो कष्ट थे वो कहाँ दिखेंगे हमको, उन कहानियों में, उन उपन्यासों में, उस युग के कहानियाँ और उपन्यास जो उस फ्रीडम स्ट्रगल के आधार पर लिखे गए हैं। और क्या है, द ईस्ट वेस्ट रिलेशनशिप, पूरब और पश्चिम के संबंध। तो जो रूलर्स थे हमारे ऊपर जो शासन कर रहे थे, यानी कि अंग्रेज़ या उनसे पहले जो फ्रांसीसी थे, पुर्तगाली थे, तो वो वेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, वो पश्चिम का प्रतिनिधित्व करते हैं, और हम लोग पूरब का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इन दोनों संस्कृतियों के बीच जो रिलेशनशिप है, जो संबंध है, वो भी दिखाई देता है इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की कहानियों में और उपन्यासों में। द कम्यूनल प्रॉब्लम, और क्या क्या मिलता है इन कहानियों और उपन्यासों में, कम्यूनल मतलब कि सांप्रदायिक प्रॉब्लम, समस्या। तो जो संप्रदायों के बीच नफरत है, जो समस्याएं हैं, जो झगड़े हैं, वो भी दिखाई देते हैं। द प्लाइट मतलब दुर्दशा, बुरी कंडीशन, बैड कंडीशन ऑफ द अनटचेबल्स, यानी जो कि अछूत लोग हैं उनकी। अब तो अनटचेबिलिटी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन उस युग में थी। द लैंडलेस पुअर, लैंडलेस जिनके पास ज़मीन नहीं है, उन गरीबों की स्थिति। द डाउन ट्रोडन यानी दबे कुचले लोग, उनकी परेशानियाँ। द इकोनॉमिकली एक्सप्लॉयटेड, इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से एक्सप्लॉयटेड यानी कि शोषित। एंड द ऑप्रेस्ड, और ऑप्रेस मतलब अत्याचार करना, तो जिनके ऊपर अत्याचार किए गए वो लोग। तो इन सब की कहानियाँ मिलती हैं भारतीय साहित्य में, भारतीय अंग्रेजी साहित्य में, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में। द वर्क्स ऑफ के.एस. वेंकटरमानी, मुल्क राज आनंद, राजा राव एंड आर.के. नारायण वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल। तो इन सब का जो वर्क है, इन सब के जो नॉवेल्स हैं, जो स्टोरीज़ हैं, वो पॉसिबल नहीं होते, वो संभव नहीं होते, हैड द मिरेकल दैट वॉज गांधी, यदि एक मिरेकल, एक करिश्मा, एक चमत्कार जिसका नाम कि गांधी था,
नॉट अकर्ड, अगर नहीं हुए होते ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस युग में, इस अवधि में अगर गांधी जी ना होते तो शायद ये जो लिटरेचर है इन लोगों के द्वारा लिखा हुआ ये भी शायद ऐसा नहीं होता तो ज़रूर, क्योंकि जो लेखक है उसके अंदर की प्रतिभा कहाँ जाती, वो तो लिखते ही, लेकिन शायद डिफरेंट होता, उनकी कहानियाँ शायद अलग होती अगर गांधीयन एरा नहीं होता, गांधी जी भारतीय राजनीति के पटल पर नहीं आए होते। तो इन सब के बारे में भी आपको जानना ज़रूरी है और इन सब की डेट्स लिखना, सारे मूवमेंट्स के बारे में जानकारी रखना ज़रूरी है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा सकता है। हालांकि राजनीति की चीज़ हैं, लेकिन क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर इंडियन पॉलिटिक्स से निकला है, फ्रीडम स्ट्रगल से निकला है, तो आपको उसकी बैकग्राउंड मालूम होनी चाहिए, ये सब चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए इन मूवमेंट्स के बारे में, किस व्यक्ति की क्या भूमिका रही उस भारतीय राजनीति में फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान, ये डेट्स आप नोट कर लीजिए। और अब देखते हैं द फोर्थ फेज फ्रॉम 1947 टू द प्रेजेंट डे, यानी कि जो आज़ादी हमको मिली 1947 में, तब से लेकर आज तक, तो ये एरा हुआ इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर, यानी आज़ादी के बाद का पीरियड। विद द अटेनमेंट प्राप्ति ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता की, तो स्वतंत्रता की प्राप्ति के साथ, एंड द वोज ऑफ पार्टीशन, वोज होते हैं कष्ट, ऑफ पार्टीशन यानी कि बंटवारे के, तो बंटवारे के जो कष्ट थे, बिगेन द न्यू एरा, तो इन कष्टों के साथ और आज़ादी के साथ शुरू हुआ न्यू एरा, नया युग, ऑफ चैलेंजेस, चेतावनियों का, एंड चेंजेस, और परिवर्तनों का, इन इंडियन लाइफ, भारतीय जीवन में। द फर्स्ट 25 ईयर्स, जो शुरुआत के पहले 25 वर्ष थे आफ्टर इंडिपेंडेंस, भारत की आज़ादी के बाद, वर वेरी क्रूशियल, मतलब बहुत क्रूशियल थे, बहुत इम्पॉर्टेंट थे, बहुत महत्वपूर्ण थे, इन द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लाइफ, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में, ऑफ द कंट्री, हमारे देश के, एंड दे प्रोवाइडेड, और उन्होंने उपलब्ध कराया, यानी कि उन 25 वर्षों ने उपलब्ध कराया, द इंडियन इंग्लिश राइटर्स, भारतीय अंग्रेज़ी लेखकों को, ग्रेटर कॉन्फिडेंस, और ज़्यादा विश्वास, आत्मविश्वास, एंड वाइड विज़न, और वाइड मतलब विस्तृत, विज़न यानी परिदृश्य, पृष्ठभूमि, अ न्यू स्कूल ऑफ पोइट्री, एक नया स्कूल ऑफ पोइट्री मतलब एक काव्य का नया संगठन आप इसको कहिए या नया मूवमेंट कहिए, विच टर्न इट्स बैक, जिसने कि अपनी पीठ मोड़ ली, ऑन द रोमांटिक ट्रेडिशन, यानी जो रोमांटिक ट्रेडिशन थी, जो तरीका था लिखने का, जो एक परंपरा चली आ रही थी लिखने की, रोमांटिक पोइम्स लिखने की, रोमांटिक कहानियाँ लिखने की, तो वो उससे इन लोगों ने अपनी पीठ मोड़ ली, यानी उससे किनारा कर लिया, उन्होंने अलग तरीके की पोइम्स लिखी जो कि रोमांटिक नहीं थी। एंड द न्यू पोइट्स, और नए कवि जैसे कि निसीम एजेकियल, इनको आप पढ़ेंगे आगे, A.K. रामानुजन, इनको भी पढ़ेंगे आगे, आपके लिए हैं पोइम्स, जयंत महापात्रा बहुत इम्पोर्टेंट पोइट हैं, बहुत सारा इन्होंने लिखा है, और इनकी एक पोएम अभी हम पढ़ाते हैं, आपके यहाँ थर्ड ईयर में प्रेस्क्राइब्ड थी, अब तो क्योंकि चेंज हो जाएगा तो थर्ड ईयर में बीच में आएगी आपके लिए, खैर लेकिन जयंत महापात्रा ज़रूर आएंगे। इनकी एक पोएम है थर्ड ईयर में जिसका नाम है हंगर, तो वहाँ इन्होंने दिखाया है कि एक पिता अपनी बेटी का सौदा खुद ही कर रहा है, तो ये देखिए कितनी अनरोमांटिक थीम है, जब जो आदर्श तो ये है कि पिता हर हाल में अपनी बेटी की रक्षा करता है और चाहे अपने प्राण दे देगा लेकिन अपनी बेटी को नहीं बेचेगा, लेकिन जयंत महापात्रा की उस पोएम में आप देखेंगे कि पिता ने खुद अपनी बेटी का सौदा किया, तो ये बड़ी अनरोमांटिक थीम है। इस टाइप की पोइम्स इन लोगों ने लिखी हैं। दन KKN दारूवाला हैं और कमला दास हैं, ये एमर्ज्ड यानी ये लोग सामने आए ऑन द सीन, परिदृश्य पर, तो साहित्य में ये लोग आगे निकल कर आए। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस अवधि के दौरान, द इंडियन इंग्लिश फिक्शन,
जो भारतीय अंग्रेजी फिक्शन है यानी कि उपन्यास है, कहानियाँ हैं, रिटेन्ड द मोमेंटम, उन्होंने अपनी मोमेंटम मतलब अपनी गति बनाए रखी, अपनी स्पीड बनाए रखी। इट हैज़ गेन ड्यूरिंग द गांधीयन एरा, जो कि प्राप्त किया था भारतीय साहित्य ने, जो स्पीड प्राप्त की थी, जो गति प्राप्त की थी गांधी जी के युग में, वो आगे भी बनी रही। द सोशल रियलिस्ट्स यानी सामाजिक यथार्थवादी लाइक भवानी भट्टाचार्य, जैसे कि भवानी भट्टाचार्य हैं, खुशवंत सिंह हैं, भवानी भट्टाचार्य के बहुत अच्छे नॉवेल्स हैं, बहुत सारे हैं। खुशवंत सिंह के आप पढ़ेंगे, बहुत अच्छा लिखते हैं और इनके बारे में आपको पढ़ाया भी जाएगा। अरुण जोशी हैं, चमन नहल हैं, कमला मार्कंडे हैं, इनका नेक्टर इन अ सी बहुत फेमस है और बहुत अच्छा नावल है, कभी टाइम मिले तो ज़रूर पढ़िएगा। और नयनतारा सहगल हैं, अनीता देसाई हैं, और ये सब हैं ऑक्यूपाइड द न्यू लिटरेरी स्कीम। तो ये जो नया साहित्य है उसमें इनका काफ़ी योगदान है। अनीता देसाई की तो बेटी भी लिखती है, किरण देसाई, उसको बुकर प्राइज़ भी मिला था, आपने इनके बारे में पढ़ा होगा, काफ़ी न्यूज़ में रहा था इनका नाम। देखिए भवानी भट्टाचार्य ने लिखा है नॉवल अ गॉडेस नेम्ड गोल्ड, पढ़िएगा कभी इसको, और इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था भवानी भट्टाचार्य को। ये देखिए कमला मार्कंडे, इनका नावल है पजेशन, और जो मैं आपको बता रही थी नेक्टर इन अ सीव, ये नावल है, कभी इसको पढ़िएगा, बहुत बहुत अच्छा नावल है। और अभी एक और ऑथर की बात है इसमें की गई थी, अरुण जोशी, ये देखिए अरुण जोशी का नावल है द फॉरेनर, इसको कभी पढ़िएगा आपको टाइम मिले। मैं आपको ये सारी बुक्स क्यों दिखा रही हूँ, देखिए इतनी सारी बुक्स हैं इन ऑथर्स की लिखी हुई, क्योंकि आप बाद में मुझसे कहते हैं कि मैम शॉर्ट में बताइए, मैम समरी बताइए। आखिर जिस ऑथर ने इतना सारा लिखा है तो उसके बारे में इस शॉर्ट में कैसे पॉसिबल है। तो मैं कोशिश तो करती हूँ, तभी वीडियोस बड़े हो जाते हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप ये कोशिश मत किया कीजिए कि किसी चीज़ को आप समरी पढ़ें, उसकी डिटेल में पढ़ने की कोशिश किया कीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं। तो जितना ज़्यादा आप पढ़ लें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने में आपको उतनी आसानी रहेगी। और लाइफ में वैसे भी शॉर्टकट्स काम नहीं करते हैं, जब तक आप डिटेल्ड स्टडी नहीं करेंगे आपको नॉलेज नहीं मिलेगी, और आप एग्ज़ाम में भी अच्छा नहीं कर पाएंगे और आगे कॉम्पिटिशन्स में भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैक्सिमम पढ़ने की कोशिश कीजिए। ये वीडियो इसके साथ ही मैं यहाँ समाप्त करती हूँ। थैंक यू।